बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार। बच्चों, आज आप सभी का आज के इस ऑनलाइन कक्षा में इस वीडियो के माध्यम से आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं राष्ट्र कवि, जो राष्ट्र कवि के नाम से और एक भारतीय आत्मा के नाम से जो कवि विख्यात हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी, उनके द्वारा रचित और कक्षा 9वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित कविता कैदी और कोकिला का। बच्चों, ये जो कविता है, ये कविता हमारी आज़ादी की जब लड़ाई लड़ी गई थी, जब हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, उस गुलामी से मुक्ति के लिए हमारे देश के जो नौजवान थे, सैनिक थे और जो भी कवि थे, साहित्यकार थे, उन्होंने अपनी अपनी तरीके से उस आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया था। तो उस समय अंग्रेज़ों ने जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे उनको जेलों में बंद करके उन पर अत्यंत क्रूरतापूर्वक उनका दमन किया था, उन्हें यातनाएं दी थी। तो ये कविता उन यातनाओं के बारे में हमको ज्ञान कराती है, हमको यही बताती है कि हमको ये जो आज़ादी है बड़ी आसानी से प्राप्त नहीं हुई है। बच्चों, ये कवि हैं, इनका नाम है कवि माखनलाल चतुर्वेदी। इनके द्वारा रचित कुछ पंक्तियां हैं जो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ी थी। बहुत अच्छी कविता है। चाहा नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाहा नहीं प्रेमी बाला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाहा नहीं सम्राटों के शब पर हे हरि डाला जाऊं, चाहा नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावें वीर अनेक। बच्चों, ये जो कविता थी इसका शीर्षक था पुष्प की अभिलाषा, एक फूल की क्या चाह है। तो कवि ने उस फूल के माध्यम से भी उस फूल की देशभक्ति को बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है कि फूल कहता है कि उसकी ये तमन्ना नहीं है कि वो सुंदर स्त्रियों के बालों में गूंथा जाए या फिर वो बड़े बड़े राजाओं के जो शव हैं उनके ऊपर डाला जाए या फिर देवताओं पर अर्पित किया जाए। वो कहता है कि जो मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जो सैनिक जा रहे हैं, आज़ादी के सैनिक हैं, उस रास्ते में डाल दो ताकि वो उन आज़ादी के सैनिकों के पैरों को छू सके, उन्हें नमन कर सके। बच्चों, ये कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। इनके बारे में पढ़ते हैं। इनका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बावई गांव में सन 1889 में हुआ था। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बन गए, टीचर बन गए। बाद में उन्होंने टीचिंग छोड़ करके प्रभा नामक जो पत्रिका थी उसका संपादन किया। वे देशभक्त कवि और प्रखर पत्रकार थे, एक जर्नलिस्ट भी थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप जो पत्रिकाएं थी, समाचार पत्र थे, उनका उन्होंने संपादन किया। सन 1968 में हमारे देश की आज़ादी के लगभग 21 साल बाद उनका देहांत हो गया। बच्चों, हम बात करें इनकी कविताओं की विशेषताओं की। इनकी कविताओं में ऐसा क्या खास है? इनकी रचनाएं, सबसे महत्वपूर्ण बात है, राष्ट्र भावना से युक्त हैं। इनके अंदर जो राष्ट्रीय भावना है, देशभक्ति की भावना इनकी कविताओं में बहुत वो कविताएं ओतप्रोत हैं उस भावना से। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है कि हमें हमारे देश के लिए बलिदान कर देना चाहिए, कुर्बान हो जाना चाहिए। इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। इस उपनाम से उन्होंने कई कविताएं भी लिखी हैं। वे एक कवि भी थे और एक कार्यकर्ता भी थे, सिंपल साधारण कार्यकर्ता भी थे। और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान वे कई बार जेल भी गए थे। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति, इन तीनों के संबंधी कविता, तीनों को विषय वस्तु बना करके कविताओं को भी की रचना की है। बच्चों, हम बात करें इस कविता के बारे में। कविता ब्रितानी उपनिवेशवाद, ब्रिटेन ने जब हमारे देश को उपनिवेश बना लिया था, कॉलोनी बना लिया था, हमारे देश पे ऊपर उनका साम्राज्य हो गया था स्थापित, तो उस साम्राज्य के द्वारा शोषण किया जा रहा था भारतीयों का, उस शोषण का ये बारीक विश्लेषण करती है, एनालिसिस करती है। और ये कविता बहुत लोकप्रिय कविता रही है। ये कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहार, बुरे व्यवहार किस प्रकार अंग्रेज लोग कर रहे हैं और उनको किस प्रकार की यातनाएं, टॉर्चर किया जा रहा है, उसका मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। मार्मिक मतलब हृदय को छू लेने वाला, साक्ष्य मतलब एविडेंस। कवि जेल में एकाकी है, अकेला है, उदास है। कोयल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश, गुस्से को
अंग्रेजों के शासन के प्रति अपने गुस्से को वो व्यक्त करते हुए कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं है, क्योंकि कोयल मधुर गीत गाने के लिए विख्यात है, बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। मुक्ति मतलब देश के लिए आज़ादी का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में, कारागार मतलब जेल के रूप में देखने लगी है, इसलिए अर्धरात्रि में, आधी रात में वो चीख रही है। बच्चों, वो चाहता है कि कोयल मुक्ति के गीत गाए, वो हर भारतीय के मन में अंग्रेजों से आज़ादी की भावना उत्पन्न करे। बच्चों, हम बात करें इस कविता के सार के बारे में। कवि ने कैदी और कोकिला कविता उस समय लिखी थी, जैसा आपको बताया, जब देश ब्रिटिश शासन के अधीन गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। वे खुद भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उस वजह से उन्हें भी कई बार जेल जाना पड़ा। जेल में रहने के दौरान वे इस बात से अवगत हुए, उनको मालूम चला इस बात से कि जेल जाने वाले जो लोग हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके साथ कितना दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनको कितनी यातनाएं दी जा रही हैं। लेकिन इस यातनाओं से, इस दुर्व्यवहार से आम जनता को पता नहीं था। आम जनता अपनी मस्ती में मस्त थी। वो अंग्रेजी गुलामी को अपनी नियति मान चुकी थी, अपना भाग्य मान चुकी थी। इसी सोच को उस समय समस्त जनता के सामने लाने के लिए उन्होंने इस कविता की रचना की। बच्चों, मैंने बताया आपको कि साहित्यकार, कवि, नवयुवक सभी ने अपने अपने हिसाब से उस आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया था। ये जो कवि हैं कुछ साहित्यकार थे, तो उन्हें कविता के माध्यम से देश की जनता को जागरूक करने का ये प्रयास है। अपनी इस कविता में कवि एक जेल में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ एक कोयल का भी वर्णन करता है। कविता में कवि हमें उस समय जेल में मिल रही यातनाओं के बारे में बता रहा है कि किस प्रकार उन्हें यातनाएं दी जा रही हैं, टॉर्चर किया जा रहा है। कवि जो कैदी है खुद, उसके अनुसार जहाँ पर चोर और डाकुओं को रखा जाता है, वहाँ उन्हें कौन, स्वतंत्रता सेनानी, उनको रखा गया है ताकि उनका आत्मबल टूट जाए, मनोबल टूट जाए। उन्हें भरपेट भोजन भी नसीब नहीं होता है, ना वे रो सकते हैं, ना उन्हें चैन की नींद आ सकती है। रो नहीं सकते, क्यों? अगर वो रोएंगे उनका अंग्रेजों का उद्देश्य क्या है? चोर और बटमारों के बीच में, चोर और जो गुंडे उनके बीच में रखने का उद्देश्य क्या है कि वो उनका मनोबल तोड़ना चाहते हैं। वो इनको इस बात का एहसास कराना चाहते हैं कि हमारे नज़र में तुम्हारी जो अहमियत है वो चोर और लुटेरों की तरह से है। तो वो इसलिए अब चूंकि वो लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए जेल में आए हैं, तो वो अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए रो भी नहीं सकते। जेल में उन्हें बेड़ियाँ पैरों में डाले जाने वाली जंजीर होती हैं, और हथकड़ियाँ, हैंडकफ्स हाथ में पहना कर उनको रहना पड़ता है। वहाँ उन्हें ना तो चैन से जीने दिया जाता है, ना ही चैन से मरने दिया जाता है। ऐसे में कवि चाहते हैं कि वह कोयल समस्त देशवासियों को मुक्ति का गीत सुनाए, आज़ादी की भावना का संचार करे। कविता है बच्चों कैदी और कोकिला। कवि हैं इसके माखनलाल चतुर्वेदी, जिनका ये छवि चित्र मैंने आपके सामने ये प्रस्तुत किया है। बच्चों, इस कविता को मैंने पूरे 10 पदों में डिवाइड किया है, और ये कविता थोड़ी लंबी है, इसलिए मैंने इसको 2 वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। आज हम इस पहले वीडियो के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम शुरुआती 2 पदों को लेंगे। बच्चों, कवि कहता है, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो बच्चों, कवि जैसा इस चित्र में आपको दिख रहा है, जेल में बंद है। कोयल, उनको एक डाली पर, उनके जेल के ऊपर उनको एक कोयल दिखाई पड़ती है। कवि रात में एकाकी है, उदास है, तो उदास होने पर वह उस कोयल से संवाद स्थापित कर रहा है। क्या कह रहा है वो? कि कवि कारागार में, जेल में बंद है, और उस कवि की मनोदशा कैसी है, मन की दशा, मन की हालत कैसी है, इस पंक्तियों के माध्यम से कवि ने उसको बताया है। रात के घोर अंधकार में, कारागृह के ऊपर, जेल के ऊपर जब वह कोयल को गाते हुए सुनता है, तो उसके मन में कई प्रकार के भाव और प्रश्न उठते हैं कि आखिर एक कोयल गा क्यों रही है। उसे लगता है कोयल उसके लिए कोई संदेश लेकर आई है, मैसेज लेकर आई है, या फिर जो कोयल स्वयं उसके लिए एक प्रेरणा का सोर्स है, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, प्रेरणा का स्रोत बनकर आई है। इन प्रश्नों का बोझ उससे सहा नहीं जाता है, और वह एक एक करके कोयल से सारे प्रश्न पूछने लगता है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि
क्यों वह कोयल सबसे पहले वो कोयल से पूछता है कि तुम क्या गा रही हो, क्या गाती हो। फिर तुम गाते गाते बीच में चुप हो जा रही हो, रुक जा रही हो, तो चुप क्यों हो जाती हो। वो कोयल से कहता है, हे कोयल, जरा बताओ तो, क्या तुम मेरे लिए कोई संदेश लेकर आई हो। अगर कोई संदेश लेकर आई हो तो उसे तुम कहते कहते चुप क्यों हो जाती हो। यह संदेश तुम्हें कहाँ से मिला है, जरा मुझे बताओ। तो कवि इन पंक्तियों के माध्यम से उस कोयल से संवाद स्थापित करने की कोशिश करता है। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, क्या गा रही हो आखिर में, और चुप क्यों हो जाती हो। कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है। अगर मेरे लिए आपको संदेश लेकर आई हो तो बताओ उसे, और बताओ संदेश किसने भेजा है। आप जरा मेरे से वार्तालाप कीजिए। तो कवि अपना एकाकीपन उस कोयल के माध्यम से बिताने का प्रयास करता है, और उस कोयल के माध्यम से संवाद स्थापित करके अपने मन को तसल्ली देने का प्रयास करता है। बच्चों, इसका दूसरा पद देखते हैं हम। कवि कहता है, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इसी समय काली माँ मैं जगी क्यों आली। तो बच्चों, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि उस अंग्रेजों की जेल के हाल का वर्णन करता है। ब्रिटानी जो अंग्रेजी शासन के जो करतूत हैं उनके बारे में बताने का प्रयास करता है कि किस प्रकार उनको जेल में कैसे रखा जा रहा है, उनके साथ किस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जा रहा है। वो कोई चोर नहीं है, वो कोई डाकू नहीं है, वो कोई पॉकेट मारने वाले नहीं है, फिर भी उनके साथ अमानवीय अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा है। तो कभी इन पंक्तियों के माध्यम से देश की जनता को उन आज़ादी के सैनिकों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के बारे में बताने का प्रयास करता है। कभी कहता है, इसमें कुछ शब्द आए जैसे बटमारे, बटमार होता है जेब काटने वाले, जैसे पिक पॉकेटर्स इसको बोलते हैं। डेरा, डेरा बोलते हैं स्थान। पहरा, ये जो अंग्रेज लोग हैं वो भारतीयों पर कितना ज़बरदस्त उनको निगरान रखने पहरेदारी कर रहे हैं, उनको तरह तरह की गालियाँ मारते हैं, डांटते हैं। तम, तम मतलब अंधकार। हिमकर, हिमकर बोलते हैं चंद्रमा को। मून, आली, आली मतलब सखी। तो कवि उस कोयल को अपनी सखी मान करके संवाद स्थापित कर रहा है। और इसमें आपको जो बच्चों आपने एसएसटी में पढ़ा होगा कि हमारे देश के सैनिकों को जो अंग्रेज लोगों ने सेलुलर जेल में बंद किया था, अंडमान और निकोबार में जो जेल थी, उसकी जो लेंथ और ब्रेड थी वो थी उस व्यक्ति के ना बिल्कुल साइज़ की थी, ना उनको ढंग से सोने को मिलता था, ना ये जो छवि आपको दिखाई है मैंने उस जेल का आपको ही बताया आपको किस प्रकार ये जेल कितनी सक्रिय है। ये कमरे बना रखे हैं सेलुलर जेल, ये जो कमरे हैं सारे वो सेलुलर जेल के हैं जो अंडमान निकोबार में आज भी ये स्थापित है। और उनको किस प्रकार इन कवियों को जो आज़ादी के सैनिकों को इस तरह जेल में बांध करके उनके ऊपर ये पैरों में बेड़ियाँ हाथों में हथकड़ियाँ डाल करके रखा जाता था। इनको देखो यहाँ इस तरह बांध रखा है, यहाँ पे किस प्रकार उनके साथ में दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनको अमानवीय यातनाएं दी जा रही हैं। और ये बच्चों ये जो वहाँ का सेलुलर जेल में फांसी के फंदे हैं, ये फंदे हैं यहाँ पे, ये इनको यहाँ से हटाएंगे तो ये इनको फांसी दी जा रही है। तो इन सब यातनाओं के बारे में आम जनता को पता नहीं था कि हमारे देश के लोगों के साथ में अंग्रेज लोग किस प्रकार का दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो कवि चाहता है कि लोग उनसे परिचित हों कि हमारे देश के लोग जो हैं आज़ादी के सेनानी हैं, हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं। तो कवि चाहता है कि उनकी बात, उनकी यातनाओं को समझ करके अंग्रेज़ों की हकीकत उनके सामने आए और वो आम जनता भी उनके खिलाफ हो और अंग्रेज़ों के खिलाफ हो और वो भी अंग्रेज़ों से मुक्ति के लिए प्रयास करे। तो कवि कहता है कि इन पंक्तियों में कवि पराधीन भारत, जो गुलाम भारत है, उनकी जेल में बंद जो स्वतंत्रता के सेनानी हैं, उन पर जेल के अंदर होने वाले अत्याचार और अपनी दयनीय स्थिति का कवि इन पंक्तियों के माध्यम से वर्णन करता है कि उसकी हालत कितनी दयनीय हो गई है। कवि कहता है कि उन्हें जेल के अंदर अंधकार में काली और ऊंची दीवारों के बीच में
दीवारें कैसी हैं? काली हैं और ऊंची ऊंची हैं। और उनको किसके बीच में रखा जा रहा है? डाकू, चोरों और उचक्कों के साथ रहना पड़ रहा है ताकि उनका मनोबल टूट जाए, जहां उनका कोई मान सम्मान नहीं है। जबकि आज़ादी के सैनिकों के साथ में इस प्रकार का बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वो कोई गुंडे बदमाश नहीं है। विरोध करने का हक सबको है, जबकि उन्हें उनके वो इस प्रकार के व्यवहार के हकदार नहीं हैं। उन्हें जीने के लिए पेट भर खाना भी नहीं दिया जा रहा है, ना ही उन्हें मरने दिया जाता है। यानी उन्हें तड़पा तड़पा कर जीवित रखना ही अंग्रेजी शासन का एकमात्र उद्देश्य है। इस प्रकार उनकी स्वतंत्रता पूरी तरह छीन ली गई है और उनके ऊपर दिन रात कड़ा पहरा लगा रखते हैं। अंग्रेज के जो सैनिक हैं वो उनको डांटते हैं, फटकारते हैं, गाली देते हैं। अंग्रेजी शासन उनके साथ घोर अन्याय कर रहा है, अमानवीय व्यवहार कर रहा है। और अंग्रेजों के राज में स्वतंत्रता सेनानी को आकाश में भी घोर अंधकार रूपी निराशा दिख रही है, निराश नजर आ रहे हैं वो, जहाँ न्याय रूपी चंद्रमा भी थोड़ा सा, उसका भी थोड़ा प्रकाश नहीं है। अंधकार बेटा बच्चों यहाँ पे अराजकता का प्रतीक है, अन्याय का प्रतीक है। चंद्रमा न्याय का प्रतीक है, लेकिन वो भी उसको न्याय नहीं दे पा रहा है। इसलिए स्वतंत्रता सेनानी के माध्यम से कवि कोयल से पूछता है, हे कोयल, इतनी रात को तू क्यों जाग रही है और दूसरों को क्यों जगा रही है? क्या तू कोई संदेश लेकर आई है? वो कहता है कि तो इस पूरी जो काव्यांश है, इस काव्यांश के अंदर कवि कहता है, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, जेल की दीवारें ऊंची हैं और काली हैं, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, डेरा मतलब स्थान, उन्हें डाकू, चोर, बटमार, पिक पॉकेटर्स के साथ में रखा जा रहा है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, उन्हें पर्याप्त भोजन भी नहीं प्राप्त हो रहा है। मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना, और उन्हें तड़पा तड़पा करके जिंदा रखा जा रहा है। ना जीने दिया जा रहा है, ना मरने दिया जा रहा है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। पहरा किसका है? अंग्रेजों का। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। तम मीन्स अंधकार। अंधकार किसका प्रतीक है? अन्याय का, अराजकता का। कि अंग्रेजों का शासन क्या है? पता नहीं, अंधकार है कि अन्याय का शासन है। हिमकर निराश कर चला। हिमकर मतलब जो चंद्रमा है, न्याय का प्रतीक है, कि उसको उम्मीद थी कि मुझे न्याय मिलेगा, लेकिन रात्रि बढ़ रही है तो वो न्याय का प्रतीक चंद्रमा है, वो भी उसका साथ छोड़ चला है। इस समय कालीमा में, हे काली कोयल, तू क्यों जाग रही है? आखिर तू मेरे लिए क्या संदेश लेकर आई है? बच्चों, इन दो पदों के में से आप इसमें कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने आपको लिए हैं। ये लास्ट वाला जो पद है बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से। तो इसमें प्रश्न है कुछ, कवि के अनुसार कोयल क्यों गाने लगी? कवि को लगता है कोयल उसके लिए कुछ संदेश लेकर आई है, और या वो जो है कवि की हालत से चिंतित है और वो उस कवि की प्रेरणा स्रोत बन के आई है, उसको हिम्मत और दिलासा दिलाने आई है। किन दीवारों को काली कहा गया है? जो अंग्रेजों की जो दीवारें हैं, जेल की दीवारें हैं, वो काली हैं। उनके अंदर अन्याय होता है वहाँ के जो कैदी हैं उनके ऊपर, तो उनको काली दीवार कहा गया, अन्याय का प्रतीक है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है से कवि क्या कहना चाहता है, क्या आशय है उसका? कवि कहता है कि अंग्रेजों की शासन प्रणाली है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अन्याय से भरा हुआ है। वो किसी को अपनी बात रखने देते नहीं, सबका मुंह बंद करने की कोशिश करते हैं, उनको ज़बरदस्ती ताकत के बल पर दबाया जा रहा है। तो कवि कहता है कि यहाँ अन्याय है यहाँ पे, और अन्याय है जो अंधकार, अन्याय का प्रतीक है। तो कवि कहता है कि पता नहीं ये अंधकार है या अंग्रेजों की शासन की जो काली करनी है, अर्थात जो अन्यायपूर्ण शासन है, उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा गहरा गया है। कवि ने जेल में दी जाने वाली यातनाओं का वर्णन किन पंक्तियों में किया है? किन पंक्तियों में किया है? जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। ना उनको जीने दिया जा रहा है, ना मरने दिया जा रहा है। उनको तरह तरह से यातनाएं दी जा रही हैं। डाकू चोरों बटमारों के डेरे में उनको डाकू चोर और बटमारों के बीच में रखा जाता है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने किस जेल का वर्णन किया है? बच्चों, सबसे खतरनाक जेल थी, इसके बारे में बताया आपको मैंने। अंडमान निकोबार में जो सेलुलर जेल्स थी उसका कवि यहाँ पे वर्णन करता है। वहाँ सबसे ज़्यादा यातनाएं उस जेल में दी जाती थी। उनको तरह तरह से, बड़े इनोवेटिव आइडियाज़ से, बड़े खतरनाक तरीक़ों से कैदियों को परेशान किया जाता था, उनको यातनाएं दी जाती थी, उनको तड़पा तड़पा करके मारा जाता था, उनको इस प्रकार की कोठरियों में रखा जाता था, ना जहाँ उनको ना पूर्ण प्रकाश मिलता था। उनको, कवियों को, जो आज़ादी के सैनिक थे, उनको महीनों महीनों तक
एक गुफ अंधेरा, बिल्कुल अंधेरे वाली कोठरी में पटक दिया जाता था। उनको ना खाना देता, ना पीना, ना बाहर निकलना। तो बड़ी यातनाएं उनको दी जाती थी यहाँ पर अंडमान निकोबार की जो सेलुलर जेल्स में। जो लोग अंग्रेजों को अपने खतरनाक लगते उनको वहाँ वो भेज दिया करते थे। बच्चों, उम्मीद है आपको इस पहले वीडियो के माध्यम से ये जो कविता है कैदी और कोकिला के बारे में, इसके सार के बारे में, कवि के बारे में, और जो पहली दो पंक्तियों का जो भाव है वो आपको समझ में आया होगा। बच्चों, ये कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। बच्चों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, अगले वीडियो के माध्यम से इसके हम बचे हुए पदों का अध्ययन करेंगे। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।